किताबें और माँ बाप की बातें जिंदगी में कभी धोखा नहीं देती, इसलिए माता पिता की रिस्पेक्ट कीजिए और किताबें पढ़ते रहिए। वेलकम टू सब्सक्राइबर्स ऑफ टारगेट 100 मैथमेटिक्स। नोटबुक और पेन लेकर रेडी हो जाइए प्रैक्टिस पेपर 2 कोड बी का सेक्शन ए करने के लिए। इसमें 20 क्वेश्चन हैं 1 मार्क के। क्वेश्चन नंबर 1, यदि दो धनात्मक पूर्णांक p और q को p की वैल्यू है a क्यूब b स्क्वायर और q है a b क्यूब के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां a b अभाज्य संख्याएं हैं, तो धनात्मक पूर्णांकों के गुणनफल को एलसीएम से विभाजित करने पर हमें क्या मिलेगा। बड़ी ही सिंपल सी बात है। देखिए, अगर आपने दो नंबर्स की प्रोडक्ट को एलसीएम से डिवाइड कर दिया तो एचसीएफ मिलेगा। ओके, क्यों? क्योंकि दो नंबर्स की प्रोडक्ट क्या होती है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फॉर्मूला होता है। ओके, एलसीएम से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो एचसीएफ बचेगा। पी की वैल्यू है ए क्यूब बी स्क्वायर, क्यू की वैल्यू है ए बी क्यूब। एचसीएफ में आपको क्या लिखना है? जो दोनों में कॉमन है उसकी छोटी पावर। ये a की पावर 1 है, ये a की पावर 3 है, तो छोटी पावर है a की 1। बी स्क्वायर और बी क्यूब में बी स्क्वायर छोटा है, तो एचसीएफ क्या आ गया? ए बी स्क्वायर। सो आंसर विल बी दिस वन। क्वेश्चन नंबर 2, दो अंकों की सबसे छोटी भाज्य संख्या 10 होती है और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। 1 ना प्राइम होता है, ना कंपोजिट, यानी ना तो भाज्य ना अभाज्य। 2 प्राइम होता है, 3 प्राइम होता है, 4 होता है कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। इन दोनों नंबर्स का एलसीएम बताना है, यानी एलसीएम ऑफ 10 एंड 4 कितना होगा? 20। कैसे? देखिए, जिन भी दो नंबर्स का आपको एलसीएम लेना हो, आप उसमें से बड़े नंबर का टेबल रीड करना स्टार्ट कर दें। 10 1 जा 10। क्या 4 10 को डिवाइड करता है? नहीं, इसलिए 10 एलसीएम नहीं हो सकता। 10 2 जा 20। क्या 4 20 को डिवाइड करता है? हाँ जी, करता है। सो 20 विल बी एलसीएम। ओके, सी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 4 4 1 के अभाज्य गुणनखंड में, यानी इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 7 की घात बतानी है। 441, 7 से ही हम इसे डिवाइड कर लेते हैं। 7 6 जा 7 3 जा 7 9 जा 63, 3 3 जा 9। तो 7 की कितनी पावर आई यहाँ पर? 2। सो आंसर विल बी दिस वन। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण का ग्राफ नहीं है? देखिए, ये ग्राफ दे रखा है और इनमें से कौन सा नहीं है द्विघात समीकरण का? द्विघात समीकरण का घात एक्सिस को या तो कहीं भी टच नहीं करेगा, यानी 0, या फिर 1 पॉइंट पर टच करे, या फिर 2 पॉइंट पर। बस इससे अधिक बार अगर ग्राफ टच किया गया है तो वो द्विघात समीकरण का नहीं है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बन सकती। इस ग्राफ में देखिए, यहाँ 3 बार एक्स एक्सिस को कट किया गया है, यानी इसके कितने सॉल्यूशन बनेंगे? 3। और 3 सॉल्यूशन बनने का मतलब है वो इक्वेशन एक क्यूबिक इक्वेशन है। ओके, यहाँ पर 1 बार टच है, यहाँ भी 1 बार टच है, यहाँ पर 2 टच हैं, यानी ये तो द्विघात समीकरण है, लेकिन ये द्विघात समीकरण का ग्राफ नहीं है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5, के की वैल्यू फाइंड करनी है ताकि इस इक्वेशन के रूट्स यानी जो मूल हैं वो समान रहें। रूट्स कब इक्वल होते हैं? जब डी की वैल्यू 0 होती है। 2x स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के इज इक्वल टू 0। ए की वैल्यू कितनी है? 2। बी की वैल्यू माइनस के, सी की वैल्यू के। मूल समान कब होंगे? जब डी 0 के इक्वल होगा, और डी का रूल होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की वैल्यू हमने पुट की -4ac इज इक्वल टू 0। के का स्क्वायर -8k इज इक्वल टू 0। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? के। क्या बचा? k -8 इज इक्वल टू 0।
आइदर फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 0 और सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 0, -8 राइट साइड जाकर +8 में चेंज हो जाएगा। के की वैल्यू क्या आई? 0 और 8। सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वृत्त के व्यास के एक छोर के निर्देशांक 2, 3 हैं और केंद्र के निर्देशांक -2, 5 हैं, तो व्यास के दूसरे छोर के निर्देशांक बताइए। मान लीजिए ये है वृत्त का व्यास, 1 एंड पॉइंट है 2, 3, सेंटर है -2, 5 और हमें सेकेंड एंड के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। मान लीजिए XY। सेंटर हमेशा मिड में होता है, इसलिए यहाँ मिड पॉइंट फॉर्मूला लगेगा। फर्स्ट नंबर में फर्स्ट नंबर ऐड कर दीजिए, 2 से डिवाइड इज इक्वल टू ये वाला फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में सेकेंड नंबर ऐड कर दीजिए बाय 2, ये वाला सेकेंड नंबर। यहाँ से हमारे पास x और y की वैल्यू आ जाएंगी। 2 2 ज़ा -4 और प्लस का 2 राइट साइड जाकर -2 में चेंज हो जाएगा, यानी x की वैल्यू -6। 2 5 ज़ा 10, प्लस का 3 राइट साइड जाकर -3 में y की वैल्यू आ गई 7। ओके, सो दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए -6 और 7। सो ए विल बी करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं। समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होंगे, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, AC और AB O पर केंद्रित वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। AB और AC स्पर्श रेखाएं हैं। ये वाला एंगल 120 डिग्री गिवन है, हमें एंगल बताना है BAO। ये है क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वाली ट्रायंगल देखिए आप, हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री। एक स्ट्रेट लाइन पर, एक सीधी लाइन पर 180 डिग्री होता है, उसमें से अगर आपको ये वाला 120 दे दिया तो इधर वाला कितना बच जाएगा? 60 डिग्री, यानी ये एंगल है 60 डिग्री। इस ट्रायंगल का हम ये वाला एंगल फाइंड करके लाएंगे। इसको मैं बना देती हूँ एंगल 1, यानी एंगल 1 + 90 + 60 इज इक्वल टू 180। एक त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। 90 + 60 150, प्लस का 150 राइट साइड जाकर माइनस में चेंज हो जाएगा 30 डिग्री। ओके, अगर ये वाला एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल BAO जो आपसे पूछा गया है, इसे भी 30 डिग्री ही होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं। सो आंसर विल बी A। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्त में अधिकतम समांतर स्पर्श रेखाएं कितनी हो सकती हैं? 2, क्योंकि ये वृत्त है और ये इसकी 2 समांतर स्पर्श रेखाएं। ओके, थीटा के सभी मानों के लिए क्या साइन थीटा और कोस थीटा हमेशा इक्वल होते हैं? नहीं, ये सिर्फ 45 डिग्री पर इक्वल होते हैं, जहां पर वैल्यू 1/√2 होती है। सभी मानों के लिए ये इक्वल नहीं होते, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 11, इसकी वैल्यू बतानी है। 9 को आप कॉमन लिखें, सीकेंड स्क्वायर A -10 स्क्वायर A ब्रैकेट में बचेगा और इसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी है। 9 1 ज़ा 9, सो आंसर विल बी 9। क्वेश्चन नंबर 12, सीकेंड थीटा को कोट थीटा के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो यह किसके इक्वल होता है? देखिए, सीकेंड को हम कोट की टर्म्स में लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अभी अभी आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी है, सीकेंड स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा 1। ओके, अब हमें इस सीकेंड को कोट में चेंज करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे? 10 को हम लिख सकते हैं 1/कोट स्क्वायर थीटा। ओके, यहां से सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी, माइनस के नंबर राइट साइड जाकर प्लस में चेंज हो जाएंगे। आप एलसीएम लें, कोट स्क्वायर थीटा +1। अब हमें तो सीकेंड थीटा की वैल्यू चाहिए, ये तो हमारे पास सीकेंड स्क्वायर थीटा की आएगी, तो ये स्क्वायर हटाने के लिए आपको इस साइड क्या कर देना है? √, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। बस एक स्टेप और आप कर दें यहाँ पर,
1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा का अंडर रूट एज इट इज, ये अंडर रूट इस टर्म पर भी लगेगा और स्क्वायर गायब हो जाएगा, यानी कोट थीटा। ओके, इसलिए जब आप सीकेंड थीटा को कोट थीटा में एक्सप्रेस करेंगे तो आंसर आएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कोट थीटा। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। 6 मीटर ऊंचा खंबा है, उसकी छाया की लंबाई 2√3 मीटर है। हमें सूर्य का उन्नयन कोण बताना है, यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। बहुत ही सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 13, ये है 6 मीटर खंबा और यहाँ सूर्य देवता और ये इस खंबे की छाया 2√3 मीटर। हमें इस एंगल की वैल्यू बतानी है, यानी थीटा। जिस एंगल की बात चल रही होती है उसके सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, यानी tan थीटा क्या बनेगा 6/2√3। 2 3 6, 3 को आप लिख सकते हैं √3 इंटू √3, ताकि ये इससे कैंसिल हो जाए। tan थीटा की वैल्यू √3 आ चुकी है, जो tan 60 पर होती है। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, विच इज रिक्वायर्ड आंसर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। दी गई आकृति 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक त्रिज्या खंड है। हमें इसका परिमाप बताना है। ये है 10.5, ये भी 10.5। अगर किसी तरह से मुझे ये पता चल जाए कि इसकी लंबाई कितनी है, तो इन तीनों का जो सम है वही परिमाप होगा। अब ये बात कैसे पता चलेगी? चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है। चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला होता है? 2πr थीटा अपॉन 360। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस हमें पता ही है, डेसिमल आप हटा दीजिए बाय 10। थीटा की वैल्यू 60 गिवन है, डिवाइडेड बाय 360। चलिए इन्हें कैंसिल करते हैं। ये 6 जा पर कट गया, 7 1 ज़ा 7, 7 5 ज़ा 35, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 2 से 2 गायब, 3 2 ज़ा 6 और 2 से ये 11 पर कैंसिल हो जाएगा, यानी चाप की लंबाई आ गई है 11 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा गया है? परिमाप। परिमाप क्या होगा? 10.5 प्लस 10.5 प्लस 11। इन तीनों नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे, 10 प्लस 10 20, 0.5 को ऐड किया 21 प्लस 11 32 सेंटीमीटर। सो बी इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी घड़ी की मिनट की सुई 10 सेंटीमीटर लंबी है तो 9 से 9:15 के बीच मिनट की सुई द्वारा जितना क्षेत्रफल कवर किया गया हमें वो बताना है। बहुत इजी सा सिंपल सा क्वेश्चन है ये। 9 बजे से लेकर 9:15 तक कितने डिग्री का कोण बनेगा? 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है और 15 तक 15 मिनट हो गए 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। कैसे? 15 इंटू 6, 15 6 90, 15 6 जा। और अब हमें इसका क्षेत्रफल ढूंढना है। बड़ी ही सिंपल सी बात है। वैसे तो ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, 1/4πr²। पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है? जितनी घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई है, 10 इंटू 10। कैंसिल करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 2 11 ज़ा, 2 5 ज़ा 10, इनकी मल्टीप्लाई 55, साथ में 0 डिवाइडेड बाय 7। ये आंसर आ गया। अगर आप एंगल का यूज़ करना चाहें तो πr² थीटा बाय 360 वाला रूल अप्लाई कर दें, उससे भी इस क्वाड्रेंट का, इस चौथे हिस्से का एरिया सेम ही आएगा। ओके,
तो यहाँ आप लिख देंगे 550/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 16, एक किनारे पर नुकीली बनाई गई बेलनाकार पेंसिल निम्नलिखित का संयोजन है। हाँ जी, ये है पेंसिल और इसको शार्प कर दिया गया, यानी ऐसे। अब ये कौन कौन सी शेप को मिलाने से बनी है? बेलन और शंकु। ये बेलन है, ये शंकु है, तो ए इज करेक्ट आंसर। ओके, अर्धगोला इसमें नहीं बनेगा, बेलन तो बनेगा। दो बेलन, ये बात भी गलत है। ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, एक बल्लेबाज द्वारा 35 अलग अलग मैचों में बनाए गए रन दिए गए हैं। उन मैचों की संख्या बताइए जिनमें बल्लेबाज ने 60 से कम रन बनाए। बड़ी ही सिंपल सी बात है, 60 से कम, यानी यहां पर आपको रुक जाना है। इन सभी नंबर्स को ऐड कर लीजिए, 5, 7, 4 और 8 को। इनका सम कितना आएगा? 24। सो बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18, 1 से 27 तक एक संख्या चुनी गई, इसके अभाज्य होने की प्रायिकता बतानी है। अभाज्य मतलब प्राइम होने की। तो 1 से 27 तक आप पहले ये देख लीजिए कितने प्राइम नंबर्स हैं। 1 ना प्राइम होता है ना कंपोजिट। 2 से स्टार्ट होंगे, 2, 3, 5, 7, 11, देन 13, 17, 19 और 23। ओके, तो प्रायिकता क्या बन जाएगी अभाज्य होने की? अभाज्य संख्या। कुल परिणाम कितने हैं? 27। और अनुकूल कितने हैं? ये वाले, इन्हें जब आप काउंट करेंगे 4 + 4 8 और 1 9, 9 1 जा 9 3 जा 1/3। सो सी इज करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन और रीजन के क्वेश्चंस आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, ए, इसमें इस एपी में पदों की संख्या 34 के बराबर है। तो चलिए चेक कर लेते हैं। इस एपी में फर्स्ट टर्म है 7 और डी की वैल्यू है 11 - 7 = 4। ये nth टर्म है, तो an = 139। an का क्या रूल होता है? a + n - 1 × d। a की वैल्यू पुट कीजिए 7 और d की वैल्यू पुट कीजिए 4। प्लस का 7 राइट साइड जाकर माइनस का 139 में से जब आप 7 को माइनस करेंगे 132। मल्टीप्लाई वाले नंबर्स दूसरी साइड जाकर डिवाइड में 4 से कैंसिल कर दीजिए 33। -1 राइट साइड जाकर +1 में चेंज हो जाएगा और n की वैल्यू आ गई 34। इस बात का ये मतलब है कि जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो 34 हैं। ये बात बिल्कुल सही है, असर्शन तो है ठीक। रीजन, किसी एपी के लिए यदि पहला पद ए हो, समानांतर डी और n पदों की संख्या है तो Sn का ये फॉर्मूला होता है। बात तो ये सही है, Sn का फॉर्मूला यही होता है n/2 × 2a + n - 1 × d। लेकिन हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं किया है। ओके, यानी ए और आर दोनों सही तो हैं, लेकिन आर ए की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अंडरस्टैंड? सो बी इज करेक्ट आंसर। 19 का कौन सा आंसर बन जाएगा? बी। नाउ 20th क्वेश्चन में देखिए, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के अंदर एक बिंदु से खींची जा सकती है। ये कहाँ की बात है? यदि वृत्त के अंदर कोई एक पॉइंट होगा, क्या आप उससे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? ये अंदर वाला पॉइंट है और आपको स्पर्श रेखा खींचने के लिए कह दिया जाए तो क्या आप इसे स्पर्श रेखा कहेंगे? बिल्कुल नहीं। वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के बाहर स्थित बिंदु से ऐसे खींची जाती है। स्पर्श रेखा वो होती है जो वृत्त को स्पर्श करती हुई जाए। अगर बिंदु वृत्त के ऊपर है तो एक स्पर्श रेखा होगी, अगर वृत्त से बाहर बिंदु है तब आप 2 स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। लेकिन वृत्त के अंदर स्थित किसी भी बिंदु से आप कोई भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते, इसलिए ए तो हो गया गलत। रीजन देखिए,
किसी बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। ये बात तो बिल्कुल सही है। जब आप बाहर के पॉइंट से दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं तो उनकी लंबाइयां बराबर होती हैं, यानी ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसके लिए? ए गलत है परंतु आर सही है, यानी डी इज करेक्ट आंसर। इसी के साथ आपने ये पेपर का सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।